नमस्कार साथियों, सिविल टैब के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चले साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को आरंभ करते हैं। आज हमारी प्रथम कक्षा है और सिविल टैब ने आप लोगों के लिए विशेष रूप से ये फ्री लेक्चर सीरीज को आरंभ किया है। निःशुल्क लेक्चर सीरीज है जिसमें कि आपको पूरी की पूरी व्याकरण पढ़ाई जाएगी और आपको हर विषय मात्र आधे घंटे में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी कक्षा है। कक्षा का समय भी आपको बताया गया था, 7 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम को ये कक्षा हुआ करेगी। इस कक्षा में रोज जुड़कर आप ना लाभ लीजिए और दूसरों को भी इस कक्षा के साथ जोड़ने का कार्य कीजिए। इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो चलें करते हैं आज की इस कक्षा को आरंभ। तो वर्ण विचार के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ण विचार में हम जानेंगे वर्णों के बारे में। वर्णों में सर्वप्रथम हमारे पास आती है वर्णमाला। तो साथियों, वर्णमाला किसे कहा जाता है? अगर हम वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और वर्ण धनमाला। ठीक है, तो वर्णों के अंतर्गत क्या है? वर्णों के अंतर्गत हमारे पास स्वर आ जाते हैं और व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन हमारे पास आ गए। तो वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन और माला। माला किसे कहा जाता है? आप सबने माला देखी होगी जो गले में पहनते हैं, चाहे फूल की हो चाहे मोतियों की हो। तो उसमें क्या है, सभी फूल एक क्रम से लगे होते हैं, एक निश्चित क्रम से लगे होते हैं, है ना। सभी फूल हो गए या कुछ हो गया तो एक धागे में सभी को पिरोया जाता है, तो एक क्रम से लगे होते हैं, इसलिए उसको माला कहा जाता है। तो वर्णमाला क्यों कहा जाता है हमारी माला को? क्योंकि इसमें हमारे जो स्वर हैं, व्यंजन है, एक निश्चित क्रम से उनको स्थापित किया, बद्ध किया गया है, इसलिए इसको वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला का अर्थ क्या हुआ? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन से वर्णमाला बनती है। ठीक है, तो वर्णमाला हो गई। तो वर्णमाला में जैसे मैंने आपको बोला, वर्ण में क्या आता है? स्वर और व्यंजन आते हैं। तो स्वर जो हमारे पास, ये देखिए, ये सारे के सारे हमारे पास स्वर है। 11 हमारे पास स्वर आएंगे और 41 हमारे पास व्यंजन आते हैं। अर्थात हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हुए? 52 वर्ण हुए। ठीक है, 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपने और यहां पर ध्यान देना है, देखिए कि आपको जब भी आप निबंध लिखते हैं या कुछ भी लेखन करते हैं तो उसमें आपके अंक कहां से सबसे ज्यादा कटते हैं? जब आपकी वर्ण बनावट सही नहीं होती है। वर्ण बनावट में दोष के कारण आपके बहुत ज्यादा अंक कटते हैं। तो एक बार यहां पर आप स्वर और व्यंजन, इनकी जो वर्णों की बनावट है वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए कि जैसे कि अ कैसे बनता है, आ कैसे बनता है, ई कैसे बनता है, उसी प्रकार से फ, भ, म में क्या अंतर है, भ और म की बनावट कैसे है, बस इनको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरह से वर्णों की बनावट को रखिएगा, अंक नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहां से इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्णमाला की हम जब बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। अब 11 स्वर जो हैं, स्वरों का आगे विभाजीकरण किया गया है, आगे इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, स्वर में क्या है? हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, हर्षव स्वर में कौन से? 4 वर्ण आते हैं। हर्षव मतलब कौन से होते हैं? हर्षव, दीर्घ, ये आगे मैं पढ़ाता हूं, पर आप यहां पर ये ध्यान रखिएगा। हर्षव कितने? 4 वर्ण हमारे पास होते हैं। दीर्घ हमारे पास 7 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो गए? 11 हो गए। उसके बाद हमारे पास व्यंजनों की बात करें तो 25 हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद अंतःसत् 4 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंतःसत् हो गए। उसके बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं, आगत ध्वनियां और संयुक्त जो हमारे पास व्यंजन आते हैं। तो अंतःसत् व्यंजन कितने होते हैं? हमारे पास 4 वर्ण है। ऊष्म व्यंजन कितने हमारे पास? 4 वर्ण है। आगत ध्वनियां 2 वर्ण है और 4 वर्ण हमारे पास संयुक्त ध्वनियां आती हैं। देखो, हर्षव दीर्घ आगे विस्तार से पढ़ाऊंगा, पर सुन लीजिए। हर्षव स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में हर्षव से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, हर्षव 4 हो गए, दीर्घ 7 हो गए। उसके बाद स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि हमारी जीवा मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए और 2 इसमें द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, ड और ढ, ये आगे हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास अंतःसत् व्यंजन आते हैं। अंतःसत् व्यंजन यर लव जो कि 4 हैं और ऊष्म व्यंजन 4। आगत ध्वनियां 2। आगत ध्वनियां कौन सी होती हैं? जो ध्वनियां
जो जो ध्वनियां दूसरी भाषाओं से ली गई हैं, ठीक है, ज और फ, ये जो है आगत ध्वनियां हमारे पास होती हैं संयुक्त वर्णों के, जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं, उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो ये हमारे पास वर्णमाला का विभाजीकरण हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हर्ष स्वर पूछे जा सकते हैं, कौन से हैं आपको स्वर दे दिए जाते हैं, इनमें से हर्ष स्वर को छांटें, ये भी पूछा जाता है, हर्ष बताएं इनमें से हर्ष स्वर कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है जैसे कि स्वर वर्ण, आपको बता दी ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, स्वर वर्ण है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था हर्षव, दीर्घ और पलुत, जो स्वरों का विभाजीकरण किया गया है। स्वर हमारे पास कितने होते हैं, स्वरों को 3 मुख्य भागों में विभाजीकरण इसका किया गया, 3 मुख्य भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। हर्षव स्वर होते हैं, हर्षव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दीर्घ और पलुत, ठीक है। हर्षव, दीर्घ और पलुत, 3 प्रकार के हमारे पास स्वरों का विभाजीकरण किया गया है। हर्षव, जैसे हर्षव स्वर किन्हें कहा जाता है, हर्षव स्वर किनको कहा जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, या हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उनको हर्षव स्वर कहा जाता है। तो हर्षव स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर, ठीक है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है इनको, ये एक मात्रिक स्वर भी हैं। तो एक मात्रिक स्वर जिनमें कम से कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसको हर्षव स्वर कहा जाता है। और हर्षव स्वर के अंतर्गत हमारे पास कौन से स्वर आते हैं, अ, इ, उ, री और लृ, ठीक है। वैसे हर्षव स्वर कितने, 4 मैंने आपको बताए थे, 5 जो है लृ, जो है संस्कृत की ध्वनि है, ठीक है, इसको भी हर्षव स्वर के अंतर्गत लिया जाता है। जो लृ है ये हिंदी में प्रयोग नहीं की जाती, ठीक है, तो इसलिए कहीं कहीं पर लृ भी इसको जो हर्षव स्वर के अंतर्गत ले लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। तो हर्षव कौन से हुए, जैसे कि ये बता दिए, अ, इ, उ, री और लृ, ये हर्षव स्वर हो गए। उसके बाद दीर्घ कौन से आते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव से 2 गुना समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, 2 गुना समय लगेगा, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इनको 2 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, ये 2 मात्रिक, द्विमात्रिक या 2 मात्रिक भी कहा जाता है, ठीक है, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और ये कौन कौन से है, आ, ई, उ, री, ए, औ, ये सारे को सारे कौन से हमारे पास, दीर्घ स्वर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है पलुत स्वर। पलुत स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव से 3 गुना समय लगता है, और इसको क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर इनको कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, पलुत स्वर, जिनको हर्षव से 2 गुना किसमें समय टाइम लगता है, इसमें दीर्घ में, और हर्षव से 3 गुना समय किसमें लगेगा, पलुत स्वर में, ठीक है, हर्षव, दीर्घ और पलुत, ठीक है। और पलुत स्वर की जो हमारे पास उदाहरण है वो देख लीजिए। पलुत स्वर जो हमारे पास होता है, देखो पलुत स्वर जो हमारे पास होता है, ये उसकी जो, ये आपने देखा होगा जो पलुत स्वर है इनका संस्कृत में इत्याधिक प्रयोग होता है, ठीक है। आपने ये देखा होगा, ये वर्ण देखा होगा, ठीक है, पलुत स्वर ये, या फिर आपने ये एस इसको ये देखे होंगे, ठीक है। तो पलुत स्वर कौन से हुए, जिनको 3 गुना समय लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखना है, देखो कई जगह ऐसे ओम लिखा जाता है, देखा होगा आपने, तो ये ओम ऐसे क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये पलुत है, क्योंकि इसका उच्चारण क्या बनेगा, ओम, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा ये ओम का उच्चारण कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पलुत हो गया, हर्षव से 3 गुना समय लग रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे भी इसको ऐसे भी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये भी वही बन गया, ओम, ठीक है। जैसे मैंने बोला सुनो, अब देखो ये क्या बन गया, सुनो, आवाज को लंबा करने के लिए ये क्या बन गया, पलुत स्वर बन गया, ठीक है। ये तो पलुत का ये चिन्ह होता है, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए मैंने ओम ऐसे लिख दिया, तो ये साधारण ओम बन गया, ओम, ठीक है, और ये बन गया ओम, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है पलुत स्वर,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया हर्षव, दीर्घ और पलुत। ठीक है, तो ये हमारे पास हर्षव, दीर्घ और पलुत हो गया। फिर से एक बार बताता हूं, हर्षव स्वर कौन से हुए जिनको बोलने में कम समय लगता है, वो हर्षव स्वर होते हैं। एक मात्रा का स्वर लगता है, उनको हर्षव स्वर कहा जाता है। पलुत स्वर, दीर्घ स्वर हर्षव से दोगुना समय लगता है, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। उसके बाद आता है पलुत, हर्षव से 3 गुना समय लगता है, उसको पलुत स्वर कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं हर्षव, दीर्घ और पलुत आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण भी किया गया है। कैसे वर्गीकरण किया गया है? जो जीवा की ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, अब देखो, पहले हमने देख लिया वो जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया था उच्चारण के आधार पर था। देखो, अ इ उ हर्षव हो गया, आ ई उ ये दीर्घ हो गया, और जैसे मैंने ओम वो पलुत हो गया। ये उच्चारण के आधार पर था। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? हमारे पास जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अर्थात देखो, जो हमारी जीवा है वो एक, जो हमारी जीवा है वो जो एक मतलब बोलते हैं कि एक सामान्य स्थिति में रहती है। ठीक है, जैसे हम कुछ नहीं बोलते तो एक सामान्य स्थिति में रहती है, परंतु जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो है वो खुलेगा। जब हमारा मुख खुलेगा तो उसके खुलने से क्या होगा? हमारी जीवा भी जो है अपने मूल स्थान से वो उठती है। उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, इसीलिए इसको बोला गया है जीवा की ऊंचाई के आधार पर। पहला हमारे पास आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन सा होता है? जब मुख सबसे अधिक खुलता है, मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में या फिर जिस स्वर के उच्चारण में हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलेगा। जब हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलेगा तो हमारी जीवा भी क्या है? मूल स्थान से थोड़ा सा ऊपर हटेगी। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? विवृत कहा जाता है, जब मुख सबसे अधिक खुलता है। जैसे हमने उच्चारण किया आ, ठीक है, आ, तो मुख खुला तो जीवा भी अपने मूल स्थान से ऊपर उठी। ठीक है, तो पहला हमारे पास आ गया विवृत। उसके बाद आ गया अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, जब मुख जो है विवृत से आधा खुलता है, अर्ध का मतलब आधा, आधा खुलेगा तो वो अर्ध विवृत हो गया। और ये कौन से हो गए? ए ओ। ठीक है, ए ओ, ये हमारे पास कौन सा हो गया? अर्ध विवृत। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है अर्ध समृत। अर्ध समृत क्या हो गया? जब मुख जो है विवृत से भी कम खुलता है, जैसे अ ए ओ अ। ठीक है, तो उससे जो हमारे पास अर्ध से भी कम खुलेगा तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? अर्ध संवृत। और उसके बाद हमारे पास आता है संवृत। संवृत स्वर कौन से होते हैं? जब मुख सबसे कम खुलता है, मतलब बिल्कुल कम खुलेगा, जैसे इ, देखो, इ ई उ उ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? इसमें मुख जो है सबसे कम खुलता है, इनको बोला जाता है संवृत। ठीक है, तो जीवा की ऊंचाई के आधार पर हमारे पास कौन कौन से हो गए? विवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत और संवृत। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। देखो, पहले था हमारे पास मुख के खुलने के आधार पर, अब हमारे पास है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। हमारे होठों की, ओष्ठ कहा जाता है होठ को, हमारे होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है प्रसरित। प्रसरित होता है फैला हुआ, जब हमारा जो हमारे होठ हैं वो फैल जाएंगे। ठीक है, जब हमारे होठ फैल जाएंगे, जैसे हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं तो मुस्कुराते हैं तो स्माइल करते हैं तो हमारे होठ क्या होते हैं? फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे इ ए ए ए, तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रसरित। ठीक है, तो ये ई ई ए ए, ये हमारे पास क्या हो गए? प्रसरित हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है वर्तुल। वर्तुल कहा जाता है गोलाकार को, जब हमारे ओष्ठों की स्थिति कैसी होती है? गोलाकार होती है, तो ये क्या है? उ उ ओ ओ। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? वर्तुल आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन से आते हैं? अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल कहा जाता है जैसे कि मुख जो है कम होता है, आ। ठीक है, आ, तो ये इसको बोला जाता है मुख। देखो, मुख खुल गया मतलब कि जीवा जो हमारा ओंठ है, होंठों की स्थिति आ। ठीक है, आ बन गया, तो ये अर्धवर्तुल आ। ठीक है, और जब हमने बोला ओ, गोलाकार हो गया ओ आ, तो ये इसके स्थिति के आधार पर, जो हमारे ओष्ठों की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार में जो विभाजित किया गया है स्वरों को। उसके बाद हमारे पास आता है जीवा की पेशियों के तनाव के आधार पर। जीवा की पेशियों के तनाव के आधार पर, अर्थात जब हमारी जीवा जो है
उसकी मांसपेशियां खिंचती हैं, ठीक है, खिंचती हैं, और कहीं पर जो जीवा है अपने सामान्य जो अवस्था में ही रहती है, ठीक है, उसकी जो मांसपेशियां नहीं खिंचती हैं उसके आधार पर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा जो शिथिल रहती है, शिथिल का अर्थ होता है मतलब ढीली रहती है, अर्थात जो सामान्य स्थिति में रहती है, ढीली, ठीक है, तो उसको कहा जाता है शिथिल। शिथिल में क्या होता है, अ ई ओ हमने उच्चारण किया, जीवा का जोर नहीं लग रहा। अब उस दूसरा जो हमारे पास होता है वो है कठोर। कठोर किसे कहा जाता है, जब हमारी जीवा की मांसपेशियां खिंचती हैं, उनमें तनाव आता है, ठीक है, जैसे आ ई उ, तो जीवा खिंचेगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है कठोर, ठीक है। तो ये जीवा की पेशियों के तनाव के आधार पर, फिर से एक बार बताता हूं, स्वरों का वर्गीकरण किया गया। पहला है उच्चारण के आधार पर, आपको बता दिया हर्षव दीर्घ प्लुत। उसके बाद हमारे पास आ गया जीवा की ऊंचाई के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। उसके बाद हमारे पास आ गया ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति पर के आधार पर परसृत, वर्तुल, अर्धवर्तुल। फिर आ गया जीवा की पेशियों के आधार पर मतलब शिथिल और कठोर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आते हैं व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वरों का वर्गीकरण खत्म हो गया, ठीक है, और आपको 11 स्वर बता दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहा जाता है, देखो स्वर क्या है, स्वतंत्र ध्वनियां उनको कहा जाता है, स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, परंतु व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उनको व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजनों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई, 41, ठीक है, 41 बताई है, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 41 बताई है। अब हमने बात करनी है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं हमारे पास, 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है, बताया था आपको, किसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, फटाफट याद करो, किसे कहा जाता है, शाबाश, बहुत बढ़िया। स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है कि स्पर्श व्यंजन जब जो हमारे व्यंजन है जिनके उच्चारण में हमारी मुख जीवा के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है, उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। याद रखेंगे किसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की जीवा हमारी, ठीक है, हमारी जो जीवा है मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है। जीवा मुख के भिन्न भिन्न भागों से स्पर्श करेगी, भागों से स्पर्श करती है, उसको कहा जाता है जो हमारे इसको बोला जाएगा क्या, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये कितने स्पर्श व्यंजन, 25 हैं। व्यंजनों का एक बार वर्गीकरण फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है, 25 हैं। उसके बाद अंतःसत व्यंजन कितने हैं, यर लव 4 हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने आते हैं, 4 आते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने आते हैं, 4 आते हैं। द्विगुण व्यंजन कितने आते हैं, 2 आते हैं। अनुस्वार 1 है और विसर्ग 1 है, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग कितने हो गए, 1-1। तो ये हमारे पास कितनी संख्या बनी है, 41। 41 और 11 कितने बने थे, 52, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन, आपको बता दिए अंतःसत, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग किसे किसे कहा जाता है। पहले बात करेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है, द्विगुण जिनमें 2 गुण हो, द्वि मतलब 2 और गुण मतलब गुण, जिनमें 2 गुण उनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये वर्ण जो हमारे पास क्या है, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको क्या, इसका उच्चारण क्या है, ड, ठीक है, जब इसके नीचे बिंदी लग गई तो अढ़ बन गया, ये क्या है ढ, और इसके नीचे बिंदी लग गई ये क्या बन गया, अढ़ बन गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको द्विगुण कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ड का उच्चारण दे रहा है, यहाँ पर अढ़ का उच्चारण दे रहा है, यहाँ पर ढ का उच्चारण दे रहा है, यहाँ पर अढ़ का उच्चारण दे रहा है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहा गया है। उदाहरण देखिए, जैसे कि ड से क्या बना, ड से डकैत, डकैती, डग डग, डच और डटकर, ठीक है। उसके बाद डगमगाता, ठीक है, डगमगाने वाला, और उसके बाद बन गया डगर। तो ये क्या हो गए, ड से युक्त हो गए सारे के सारे शब्द, ठीक है। अब देखो अब अढ़ से युक्त, ये वाला अढ़ से युक्त कौन कौन से हैं, देखो सड़क और कीचड़, अड़
मतलब अड़ज में क्या आ गया, सड़क और कीचड़, द्विगुण हो गया। अब उसके बाद देखो ढ है, ढ से कौन कौन से बने, ढक्कन, ढोल, ढाल, ढीला, ढोर, ढलान, ढीठ, ठीक है, ये क्या बन गए, ढ से बन गया। उसके बाद अढ़ से क्या बनेगा, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, गाढ़ा, ये क्या बन गया, अढ़ से, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है व्यंजन। कौन से व्यंजन, व्यंजन वर्ण या इनको हल वर्ण कहा जाता है। ठीक है, हल वर्ण, हलंत भी इनको बोला जाता है। देखो जैसे कि यहां पर लिखा गया है क ख। अब कई बार आपने देखा होगा ये नीचे ये क्या लगा हुआ है, ये नीचे ये जो निशान लगा हुआ ना, इसको बोला जाता है हलंत। ठीक है, हलंत किया गया है, हल कहा जाता है, मतलब कि ये जो व्यंजन है बिना स्वरों के हैं, बिना स्वर के है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हल वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जब इनमें ये देखिए, अब इसमें क्या है, हमने स्वर मिला दिया तो ये व्यंजन पूरा होता है, तब ये क बनता है, नहीं तो ये हल व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इनको हल व्यंजन कहा जाता है। तो हमारे पास व्यंजनों के कितने वर्गीकरण है, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतःसत व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो इसमें पहला हमारे पास आता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन हमारे पास है, ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए मुख की जीवा की सहायता से घर्षण उत्पन्न होता है और ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कि ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गर्माहट, ठीक है, ऊष्मा गर्माहट। तो जब जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा मुख के विभिन्न भागों में क्या करती है, घर्षण करती है, स्पर्श करेगी तो घर्षण करेगी, जैसे हम हाथों को स्पर्श करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से जीवा जो स्पर्श करती है विभिन्न भागों से तो वहां से क्या होती है, घर्षण से गर्म हवा निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। देखो ये सारे के सारे हमारे पास ऊष्म व्यंजन है, श श स ह, ये हमारे पास गर्म मतलब ऊष्म व्यंजन। जब आप इनको ऐसे करके बोलेंगे ना, श श स ह, तो यहाँ पर गर्माहट महसूस होगी, तो ये इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं अयोगवा वर्ण, इसका उच्चारण नासिका से ही होता है। ठीक है, अयोगवा वर्ण इनका उच्चारण नासिका से होता है, ये हमेशा स्वर के बाद आता है। और ये वर्ण जो है संस्कृत भाषा में दो प्रकार के होते हैं, कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा किनको, अनुस्वार और विसर्गों को कहा जाता है अयोगवा। अनुस्वार क्या होता है, यह स्वर जो स्वर के बाद न और म के स्थान पर आता है, न और म के स्थान पर, जैसे गहम। ठीक है, मैंने लिखना है चंद, ये देखो ये क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया, अनुस्वार आ गया। ठीक है, तो ये जो ऊपर लगता है इसको क्या कहा जाता है, ये न और म का उच्चारण देता है। ठीक है, जैसे गहम, ठीक है, चंद, तो ये हमारे पास अनुस्वार हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है विसर्ग। विसर्ग किसे कहा जाता है, ये विसर्ग का निशान कैसे होता है, ये दो बिंदियां, जैसे कि हमने लिखा प्रातः, ये देखिए प्रातः, तो ये क्या हो गया, ये विसर्ग इसको कहा जाता है। आगे आपको विसर्ग संधि पूछी जाएगी। ठीक है, स्वर और व्यंजनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे संधि जो होगी इसी के आधार पर होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त मतलब एक से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। देखो कैसे बने हैं, क और श से क्ष बना है, ज और न से ज्ञ बना है, त और र से त्र बना है, श और र से क्या बना है, श्र। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कितने हमारे पास संयुक्त व्यंजन, चार, क्ष, त्र, ज्ञ और श्री, चार हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जो व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर है, श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर मतलब श्वास वायु के आधार पर एक आता है अल्प प्राण और एक आता है महाप्राण। अल्प प्राण कौन सा होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा जो है, प्राण मतलब श्वास, ठीक है, श्वास वायु, उनको प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, कम वायु प्रवाह होता है, उनको अल्प प्राण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो कौन सा होता है, अल्प प्राण होता है। याद रखेंगे, पहला, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, इसको क्या कहा जाता है हमारे पास, अल्प प्राण। उसके बाद आ जाते हैं महाप्राण।
महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? 15। और महाप्राण व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा जो है अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है, ज्यादा हवा निकलती है, उसको कहा जाता है महाप्राण। और पहले वर्ग जो इस ये कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास महाप्राण व्यंजन आ जाते हैं। दूसरा, चौथा और 4 ऊष्म व्यंजन, ये भी जो है महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और अल्पप्राण में क्या है? अल्पप्राण में फिर से सुन लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा और यरलव, ठीक है। यरलव अंतःसत व्यंजन भी जो है अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है घोष और अघोष ध्वनियां, ठीक है। घोष और अघोष ध्वनियां किसे कहा जाता है? घोष या सघोष। पहला है, देखो, घोष और अघोष दो प्रकार से आगे स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो घोष ध्वनियां कौन सी होती हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, इनको घोष या सघोष कहा जाता है। स्वर तंत्रिकाएं जिनकी सहायता से हम जो वर्णों का उच्चारण करते हैं, उनको स्वर तंत्रिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? घोष, और जिनमें मतलब कंपन होगा उसको घोष कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये सारी की सारी हमारे पास घोष ध्वनियां हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण, ठीक है, और अंतःसत व्यंजन, ये सारे के सारे हमारे घोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। घोष ध्वनियां, घोष को सघोष भी कहा जाता है, जिसमें जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, उनको घोष ध्वनियां कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास अघोष ध्वनियां, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं, उसको अघोष ध्वनि कहा जाता है। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होगा, याद रखेंगे। अघोष मतलब अ है, इसमें अघोष है, बिना घोष के स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं हो रहा है, उनको अघोष ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है अघोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रथम और द्वितीय वर्ण, और उसके बाद ऊष्म, जो हमारे पास ऊष्म ध्वनियां थी, वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं? अघोष के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान किसे कहा जाता है? आपको वर्णों के उच्चारण स्थान पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास आता है कंठ। कंठ क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है, उनको कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ कहा जाता है इसको गले को, कंठ से जिनकी कंठ की सहायता से जिनका उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे कि और सारे का सारा क वर्ग और विसर्ग तथा ह, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? कंठ वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। कंठ वर्ण, कंठ से उच्चारण होगा। कंठ के बाद हमारे पास क्या आता है? तालव्य। कंठ के ऊपर तालव्य आता है। तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण जब जीवा तालु से स्पर्श करेगी, उनको तालव्य व्यंजन कहा जाता है। और तालव्य व्यंजन में च वर्ग और य तथा श, ये कहां पर आते हैं? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बोल के देख लीजिए, च, य और श। उसके बाद आते हैं मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य कौन से होते हैं? तालव्य के बाद हमारे पास आता है मूर्धा, ठीक है। मूर्धा, जब हमारी जीवा मूर्धा में स्पर्श करती है, ये हमारे पास आ गया कंठ, तालव्य, फिर ऊपर आ गया मूर्धा, ठीक है। तो मूर्धा में ट वर्ग आ जाता है और र आ जाता है। अब ट बोल के देखें, ट बोल के देखेंगे, ट का उच्चारण करेंगे, जीवा जहां पर स्पर्श कर रही है वो मूर्धा है, ठीक है, उसको मूर्धा कहा गया है। उसके बाद देख लीजिए, ये हमारे पास ये देखिए इमेज है, ठीक है। इसमें देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया? कंठ आ गया, कंठ आ गया। कंठ के ऊपर क्या आ गया हमारे पास? तालव्य आ गया, कंठ के ऊपर तालव्य, ठीक है। ये जो है यहां पर तालव्य आता है, ठीक है। और उसके बाद तालव्य के बाद क्या आता है? मूर्धा आता है, ठीक है। ये ऊपर वाली प्लेट, ये जो ऊपर वाली है ना, वो मूर्धा आ गया। मूर्धा के बाद हमारे पास क्या आते हैं? मूर्धा के बाद आगे आते हैं दंत, दांत, ठीक है। दंत के बाद फिर दांत तो पता ही है, उसके बाद ओंष्ठ आगे, दांत के बाहर ओंष्ठ आगे, फिर उसके बाद नासिका आ गई, नाक होगी, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गए सारे के सारे उच्चारण स्थान, इनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास जैसे कि आपको पहले बता दिया, कंठ वर्ण बता दिए, ठीक है, कंठ, उसके बाद तालव्य, मूर्धा, फिर हमारे पास आ गया दंत, ठीक है। दंत वर्ण कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जीवा दांत से स्पर्श करेगी, उसको दंत व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे तवर्ग, ल और स, ये कहां आते हैं? ये हमारे पास दंत के अंतर्गत आते हैं। जीवा बोल के देखें,
त बोलेंगे, त। जीवा कहां पर स्पर्श कर रही है, दांत पे स्पर्श कर रही है, मतलब दांत के ऊपर जहां से दांत शुरू होते हैं, त। ठीक है, तो वहां पर ये क्या आ गए, त और ल और स, दंत आ गए। उसके बाद आते हैं ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण होठों की सहायता से होते हैं। तो होठ मतलब होठों की सहायता से होगा, जैसे कि पवर्ग हो गया, ठीक है, प फ ब भ म, ठीक है, तो ये हमारे पास पवर्ग हो गया। उसके बाद उ और पवर्ग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होते हैं, उनको अनुनासिक कहा जाता है, ठीक है। और पंचमा अक्षर, हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचमा अक्षर उसको बोला जाता है, वो अनुनासिक के अंतर्गत आता है। ये सारे के सारे पांचवें अक्षर हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारे पास है दंतोष्ठ, जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठों की सहायता से होता है, उसको दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है। और वो कौन सा है, एक ही है वो, ठीक है, दांत और ओष्ठ की सहायता से होता है, उसको क्या कहा जाता है, दंतोष्ठ। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का विषय, जिसमें कि हमने उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा। ठीक है, उच्चारण स्थान के बारे में जाना, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, महाप्राण अल्पप्राण व्यंजन पूछे जाते हैं, ठीक है, घोष अघोष ध्वनियां पूछी जाती हैं, आपको हर्ष दीर्घ पलु स्वर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आशा करता हूं जो विषय हमने आज पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। इस विषय को अगर आप अच्छे समझने जाते हैं, कक्षा को एक बार दो बार फिर से देखिएगा, अच्छे से आप इस विषय को समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो आज की कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगे, इस कक्षा को लाइक शेयर करना ना भूले, अपने मित्रों तक कक्षा को साझा जरूर कीजिए, ताकि जो दूसरे विद्यार्थी हैं वो भी इस कक्षा के साथ जुड़कर इस कक्षा का लाभ ले सके, क्योंकि सिविल स्टैप के द्वारा ये निःशुल्क कक्षा आरंभ की गई है। विशेष रूप से कक्षा शुरू की गई है जिन विद्यार्थियों को हिंदी में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, इसलिए इस कक्षा को आरंभ किया गया। और इस कक्षा में एक एक विषय को पढ़ने के बाद हम यहाँ पर गद्यांश व्याख्या, पद्यांश व्याख्या, निबंध कैसे लिखना है, ठीक है, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार करेंगे। तो ठीक है जी, आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें।